ये जो तेज प्रताप यादव का कहें, चाहे प्रशांत किशोर का बयान कहें, या कुछ ऐसी चीजें अब एक आ रहा है, इसमें दो चीजें मैं जोड़ भी दूं कि इलेक्शन कमीशन, जैसे अभी बात भी हो रही थी कि इलेक्शन कमीशन पर जो सुप्रीम कोर्ट में बातें चली और उसके बाद फिर और पारदर्शिता लाने के लिए कहा गया, और वो पोलिंग स्टेशन पे जहां पे बूथ है उन सब जगहों पे लिस्ट भी चिपकाई गई और खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। क्या इलेक्शन कमीशन ये संदेश देना चाह रहा है, या ये कहें कि एक ऐसी लॉबी तैयार करने की कोशिश की जा रही है जिसके तहत ये मुद्दा एसआईआर का मुद्दा थोड़ा सा दबे, जिस मुद्दे पे इतना जोर दिया जा रहा था, और ये दबता कहीं न कहीं थोड़ा बहुत दिख भी रहा है कि मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो सत्ता से अलग, सत्ता पक्ष जो पार्टियां सत्ता में, उनसे अलग कुछ ऐसे आवाज उठ रहे हैं जो कह रहे हैं कि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। आपकी क्या राय है, क्या इलेक्शन कमीशन इन सब चीजों पर प्रयास कर रहा है, और इसका कितना असर पड़ेगा चुनाव आने तक? चुनाव आने तक क्या एसआईआर ऐसे मुद्दा रह जाएगा या कुछ डाउन होगा? देखिए अंकित जी, एसआईआर गंभीर मुद्दा है, और जिस तरह से देखिए एसआईआर शुरू किया गया, वो उसकी प्रक्रिया को लेके, वो टाइम फ्रेम को लेके, खासकर टाइम फ्रेम को लेके, जो बिहार के चुनाव के पहले पहल, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान था नहीं कि स्पेशल जो है कि आपका जो है रिवीजन कराया जाए। इंटेंसिव रिवीजन का तो ये प्रावधान है जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसमें, और वो 2003 में कराया गया था। स्पेशल ये इन्होंने जो है कि सिर्फ और सिर्फ जो है कि बिहार चुनाव में, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्राउंड से जो चीजें मिल रही थी, जो फीडबैक मिल रहा था, उससे लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो सकती है, और आरजेडी और जो इंडिया गठबंधन है वो कहीं ना कहीं जो है लोग का जो गुस्सा है, असंतोष है, वो उनकी तरफ जो है मुखातिब हो सकता है। तो इसलिए आनंद फानंद में जो है ये बिहार में जो है स्पेशल जो है कि इंटेंसिव रिवीजन शुरू कर दिया गया। आप देखिए वो अपने आप में बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, उसमें आपका पॉलिटिकली इधर या उधर होने का मतलब नहीं है। आप अगर आप ऑब्जेक्टिवली भी देखें तो 8 और 9 करोड़ जो मतदाता हैं बिहार में, क्या वो 1 महीने या 2 महीने के अंदर संभव है कि घर घर जाके ये जो है कि बीएलओ जो हैं या जो आपके स्वयंसेवक आपने बनाए हैं, वो वहां जाके चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं कि नहीं? और यही स्थिति देखिए 15-20 दिन के बाद सामने आने लगी कि ऐसा हो नहीं रहा है। बीएलओ अपने स्तर पे जो है कि तमाम खाना पूर्ति कर रहे हैं और फॉर्म्स अपलोड कर रहे हैं, बहुत से लोग छूटते चले गए, और अभी भी ये घटनाएं हो रही हैं, लोगों का फीडबैक आ रहा है। तो ये इसलिए इंटेंशन जो है वो लगातार वो कटघरे में खड़ा था, और वो आज भी खड़ा है। देखिए तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, वो दबाव के चलते ही देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही वो जो है कि सूची जारी की गई है। और आप देखिए जो हमारे ज्ञानेश कुमार जी हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या उन ऑब्जेक्शंस को जो एक, आप राहुल गांधी को छोड़ दीजिए, जो बिहार के आम मतदाता का जो संघर्ष हो रहा है अपने नाम को चढ़वाने के लिए, उसके नाम गायब है, कटे हुए हैं, मरे जिंदा हैं, जिंदा मरे हैं, ये तमाम जो वस्तु स्थिति है उसको लेके सवाल जो दिमाग में है, क्या उसका जवाब ज्ञानेश कुमार दे पाए? बिल्कुल नहीं दे पाए। हास्यास्पद तरीके से उन्होंने ऐसे तर्क गढ़े जो कहीं से भी जो है कि वो संतुष्टि नहीं देते हैं पूरी तरीके से। तो ये साफ दिखाई देता है कि ये मुद्दा गंभीर है, क्योंकि देखिए ये बात कही जा रही है जो है कि तेज प्रताप ने भी कहा, पीके ने भी कहा, अगर पहले उनका जो स्टेटमेंट था, बहुत बड़ा मुद्दा है। जब आपके मताधिकार से वंचित कर दिया जाएगा, खासकर कुछ इलाकों में, और कुछ लोगों को जो वोट बैंक है ओपोजिशन पार्टीज के, तो उसका तो खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा इन पार्टियों को, और आप जो है एडवांटेज में पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपके, और खुदा न खास्ता अगर उसमें ऐसे लोगों के नाम चढ़ा दिए गए हैं तो जैसे कि तमाम आ रहे कि एक ही मकान से आपके 100, एक ही कमरे के मकान से आपके 100 लोग अगर वहां पे बन गए हैं आपके मतदाता, तो ये तमाम गंभीर सवाल है। और ये चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्न खड़ा हो रहा है, उनकी स्वायत्ता जो है उसको दी संविधान ने, उस पे सवाल उठ रहा है कि वो स्वायत्त होने के बावजूद पक्षकार कैसे हो रहा है, एक जो है कि सरकार के तरफ झुका हुआ क्यों दिखाई दे रहा है। तो मुझे बहुत गंभीर मुद्दा। देखिए मूल मुद्दे
बहुत गंभीर होते हैं। धीरे धीरे आप सोचिए कि अभी फौरी मुद्दा नहीं है। ये बात सही है कि फौरी मुद्दे बिहार के बहुत हैं और आज से नहीं है। 15 साल हो गए बीजेपी की सरकार के, वो मुद्दे अभी भी बने हुए हैं। विकास का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, वहाँ के जो है कि उसको पूरा जो है उसको पैकेज का मुद्दा हो, बहुत से मुद्दे जो बिहार के पलायन का मुद्दा हो, वो अभी भी बने हुए हैं। 15-20 साल की जो शासन व्यवस्था है जो एनडीए की, उसके बावजूद। लेकिन ये बहुत गंभीर है क्योंकि इसकी वजह से आपके हाथ से आपका जो है संवैधानिक अधिकार वो कहीं ना कहीं छूटता चला जाएगा। और इसके पीछे जो है आप जो है ये क्या करवाना चाह रहे हैं कि आप जो है कि आपकी नागरिकता को पे सवाल उठाने की कोशिश हो रही है। ये गंभीर सवाल, तो बहुत गंभीर मुद्दे हैं। हमें लगता है या कुछ लोगों को लगता है कि ये गंभीर नहीं है, ये तात्कालिक नहीं है लेकिन दूरगामी है। और ये संविधान के को पूरा ही पलट देने की, संविधान की आत्मा को खत्म कर देने के, उसके प्रावधानों को खत्म कर देने की तरफ बढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है काफी मुद्दे हैं और जो यात्रा निकल रही है उसके दबाव से ही है कि तमाम जो है कि इलेक्शन कमीशन को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ी और परेशान है, और केंद्र में जो सत्ता है वो परेशान है इस बात से। ठीक, मृत्युंजय जी के पास चलेंगे। सर, इस यात्रा, राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं, जो दबाव डाला गया, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ा गया, इन सब चीजों से क्या हाथ लगा? अभी तक चुनाव आयोग से क्या निकल गया, क्या निष्कर्ष हुआ? क्योंकि चुनाव आयोग तो ये कह रहा है कि अभी तो हम उस प्रोसेस में ही हैं, उस प्रोसेस का ही जो हिस्सा है कि चाहे वो जिनका नाम कटा उनका नाम लिस्ट आना हो, चाहे उसमें सुधार की बात हो, या जो ऑन गोइंग प्रोसेस जो चीजें चल रही हैं। तो ये कहना कि चुनाव आयोग पीछे हो गया है, क्या ये बात सही है? क्या ये एसआईआर एक बड़ा मुद्दा है जिससे वोट में डिस्टरबेंस होगा, बीजेपी और जदयू को नुकसान होगा, या फिर तेज प्रताप और प्रशांत किशोर की बात सही है कि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि इस पे चुनाव लड़ा जाए? अंकित जी, आप थोड़ा सा अगर इतिहास से एग्जाम्पल्स निकाल के देखने की कोशिश करेंगे, कई बार क्या होता है जब हम किसी मुद्दे के बीच में होते हैं तो हमें लगता है कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही है। कुछ वर्ष पहले चले जाइए, जब आपको याद होगा राफेल पे उठाया गया था, राफेल पे करप्शन का, उस समय लगा कि सरकार ही पलट जाएगी, इतना बड़ा करप्शन आज तक देश में नहीं हुआ। आज अब बता दीजिए अगर आपको याद भी हो उसके डिटेल्स या राफेल के कोई सिग्निफिकेंस हो। एक आपको और कैंपेन याद होगा, सूट बूट की सरकार, इतनी बार राहुल गांधी ने बोला होगा, मुझे लगता है आप काउंट नहीं कर पाएंगे, और उस पर बहुत दिन मुद्दा चला। फिर उसके बाद अभी आप देख लीजिए उसकी क्या स्थिति है। देखिए, कोई भी मुद्दा जो उठता है, पब्लिक देर सवेर उसके मेरिट्स पे, उसकी टेक्निकलिटी पे बहुत ज्यादा इवैल्यूएट करती है। आप बोल रहे हैं कि बहुत बड़ी रैली हो रही है, रैली कौन कर रहा है? क्या ये रामलीला मैदान की तरह लोगों की स्वायत्त रैली है, सब अचानक से एक साथ जुड़ के विरोध कर रहे हैं? कोई ब्लॉक ऑफिस पे, कोई डीएम ऑफिस पे 10 लोग भी जाके बोल रहे हैं कि मेरा वोटर कार्ड कट गया? ये पॉलिटिकल रैली है। और मैंने बहुत सारे वीडियोस कल देखे, जो अक्सर होता है इस प्रकार की पॉलिटिकल रैलीज में, जो लोग आते हैं उसमें जो लोग आए हैं उसमें से 90% को पता नहीं है कि वो किस मुद्दे के लिए आए हैं। उन्हें ये भी नहीं पता है कि किस पार्टी की रैली है। उनसे पूछा जा रहा है कि आपको वोटर कार्ड मिल गया, वो बोल रहे हैं हाँ मुझे वोटर कार्ड मिल गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरिट्स ऑफ द केस। मैं थोड़ा सा वो जो राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, देखिए कितना हास्यास्पद है। एक तरफ आप प्रेस, और इसमें मैं थोड़ा सा पीयूष जी से डिफर करूंगा, एक तरफ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एसेंशियली कह रहे हैं कि जो वोटर लिस्ट है उसमें बहुत ज्यादा एडिशनल वोटर्स है हमारे पास। सबसे पहले आप हमारे भारत के इतिहास में कभी भी चले जाइए, देखिए जो एक वोटर लिस्ट होता है उसका फॉर्मेशन हम सबको पता है कैसे होता है। एक फॉर्म 6 होता है जिसपे आप अप्लाई करते हैं, और बहुत बार क्या होता है, जैसे घर की बात बोल रहे थे, जब घर में बंटवारा होता है लेकिन उसका नंबर चेंज नहीं होता है। बहुत सारे गांव में क्योंकि नंबरिंग नहीं होती तो उसमें 0 डाला जाता है। ये प्रैक्टिकल है, आज तक ऐसे ही होता आया है, और उसको एक तरह से मान लिया जाता है कि हाँ ये इनफिशियंसीज रहेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत वोटर है। दूसरा, 3 मुद्दे उन्होंने उठाए जो बैंगलोर वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस थे, आप देख लीजिए। एक उन्होंने उठाया, महादेवपुरा का एक घर था जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ 80 लोगों का नाम बना हुआ है। उसके मालिक खुद सामने आते हैं और वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ बिहार से आए हुए बहुत सारे लेबरर्स रहते हैं, या 3 महीने 6 महीने रहते हैं यहाँ के एड्रेस पर, वोटर कार्ड बना लेते हैं, फिर चले जाते हैं, और उसके बाद जो एड्रेस चेंज का जनरली फॉर्म 7 होता है वो लोग नहीं भरते। हम सब नहीं भरते, बहुत सारे लोग 6-6 महीने, साल 5 साल रहने के बाद भी नहीं भरते फॉर्म 7, और उनका एड्रेस जो होता है वो पिछले ही वाला रहता है, और वो रीजन है। और लास्ट में उस व्यक्ति ने कह दिया कि मैं तो खुद कांग्रेस का सपोर्टर। दूसरा, राहुल गांधी जी ने वहां पे एक और महिला का नाम लेते हुए कहा कि शकुन रानी नाम की एक महिला है, उन्होंने 2 बार वोट किया है, और उन्होंने फॉर्म 6 कैसे भर दिया? तो 70 वर्ष की महिला है। देखिए ये टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फॉर्म 6 को भी भर सकता है। उन्होंने कहा फॉर्म 6 सिर्फ 18 से 22 साल वाले भर सकते हैं, नहीं कोई भी नया वोटर भर सकता। उन्होंने कहा मैं पहली बार बनवा रही थी वोटर कार्ड और मैंने 2 बार भर दिया, और विच इज अगेन ये
इनफिशियंसीज होते हैं हमारे यहाँ। जब बीएलओज आते हैं घर पे, उनको हम एक बार फॉर्म भर के दे देते हैं, फिर पता चला वो गया कि नहीं गया, तो हमने दोबारा जाके भी फॉर्म दे दिया। तो उनके दो एपिक कार्ड्स है, लेकिन उन्होंने खुद सामने आके कहा कि मैंने एक बार वोट दिया है। और जो वो पेपर एक दिखा रहे थे जिसमें 2 टिक मारा हुआ था राहुल गांधी, उसको इलेक्शन कमीशन ने कह दिया ये तो हमारा पेपर है ही नहीं। बताइए। तीसरा व्यक्ति आदित्य श्रीवास्तव वाला केस आपको पता होगा, उस व्यक्ति ने मूव किया यूपी से मुंबई से कर्नाटक, और फिर सामने में उन्होंने एपिक कार्ड का अपना नंबर डाल के दिखाया इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, और लास्टली कर्नाटका में। तो देखिए, जब इस प्रकार की अब टेक्निकली बातें करते, अब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है उस पे, उसको रिजॉल्व करना चाहिए। जो आपने सिलेक्टिवली केसेस उठाए, उसको इलेक्शन कमीशन या वो इलेक्टर्स जो खुद है, उन्होंने आकर उसको खंडित कर दिया। मिंता देवी वाला केस देखिए बिहार का, वो महिला खुद आके सामने कह रही है कि आप मेरी फोटो लगाने वाले होते कौन। तो बहुत प्रैक्टिकली। अब दूसरा बिहार में आते हैं, बिहार में आप कह रहे, कर्नाटका में कह रहे कि बहुत सारे एडिशनल वोटर्स हैं, तो बिहार में क्लीन अप होने दीजिए। फिर वो क्लीन अप आप क्यों नहीं होने दे रहे? अब वो क्लीन अप होने भी में भी आपको दिक्कत आ रही है, उसमें कह रहे हैं कि लोगों को गलत नाम काटे जा रहे हैं। तो एक साइड पे तो आपको रहना, और दूसरा करीब करीब ये जो पार्टीज हैं, इनके 1.5 लाख बीएलएज हैं ग्राउंड पे। जी। बीएलएस का काम ही वही होता है कि अपने घर मोहल्ले गांव में जिनके भी नाम कट गए हों गलती से, जाए वहां पे उनका नाम जुड़वा दे। ये तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, और पिछले 70 वर्षों से ये प्रोसेस चला आ रहा है। लेकिन आप देख लीजिए, जो ऑफिशियल उसमें जो जो कंप्लेंट्स डाले जाने चाहिए था पार्टियों के द्वारा, जो 3 अगस्त के इलेक्टोरल ड्राफ्ट रूल्स जारी होने के बाद, वो एक भी नहीं डाले गए। जितने भी डाले गए वो इंडिविजुअल लेवल्स पे डाले गए हैं नए वोटर एडिशंस के। तो देर सबेर आपको बहुत प्रैक्टिकली या टेक्निकली बताना होगा दिक्कत क्या हो रही है, और आम लोगों को वो फील करना होगा कि हाँ इस समय प्रभावित हो। जैसे आप बेरोजगारी का मुद्दा बोलते हैं, तो एक आम युवा बोलता है हाँ बेरोजगारी का मुद्दा है क्योंकि मैं इससे प्रभावित हूं, मुझे दिक्कत आ रही है। लेकिन जब आप इस प्रकार के मुद्दे उठाते हैं जिसमें हर एक कोई के पास एक वोटर आई कार्ड है, हो सकता है 100 में एक को दिक्कत भी हो रही हो, तो वो भी जाके एप्लीकेशन देता है तो बन जाता है। तो वो जो कनेक्ट आना चाहिए लोगों के इमोशन के साथ, उसको मुद्दा मानते हुए, वो नहीं आ पाता है। तो अभी जो मैं देख रहा हूं, इसको एक पॉलिटिकल रैली के तौर पर राहुल गांधी जिसको लेके जा रहे हैं, तेजस्वी लेके जा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एक आम जनमानस का विरोध इसमें आएगा, या एक आम जनमानस का जो मूवमेंट है उसमें ये कभी कन्वर्ट हो पाएगा। ठीक।